आज मैं आप लोगों को दो स्टोरीज जो है वो सुनाऊंगा। ये दोनों वाकये जो हैं बहुत ही न्यूज़ी हैं। न्यूज़ी मतलब बिल्कुल रिसेंट डेवलपमेंट हैं, और इन दोनों रिसेंट डेवलपमेंट में कुछ ऐसी शॉकिंग एलिमेंट भी है जिसके बारे में आप लोगों को जानना चाहिए। और दूसरा ये कि इन दोनों वाक्यों में, दोनों कहानियों में मैसेज बढ़िया है सीखने के लिए, समझने के लिए कि हाउ टू अवॉइड कमिटिंग क्राइम। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहली जो घटना है वो हिल स्टेशन की है, मनाली की। हिमाचल प्रदेश का खूबसूरत शहर है मनाली, और इस मनाली में एक होटल है केडी विला। होटलों का ही शहर है क्योंकि टूरिस्ट स्पॉट है, आप सबको पता है। इस केडी विला होटल में 13 मई को एक कपल आकर रुकता है, और जब कपल ये चेक इन करता है तो नौजवान लड़के लड़के की जोड़ी होती है, और वो अपने आप को हस्बैंड वाइफ कह के इंट्रोड्यूस करते हैं, और होटल वाले उनसे जो भी फॉर्मेलिटी होती है आइडेंटिफिकेशन वगैरह चेक करने की, उसके बाद उनको वो एक कमरा दे देते हैं। कमरा नंबर 302। नंबर भी देखिए, ध्यान दीजिएगा, कत्ल की धारा जिसमें सज़ा होती है वो 302 है। तो खैर, कमरा नंबर 302 इन्हें मिल जाता है। 13 मई को ये चेक इन करते हैं, और इसके बाद अगले दिन यानी 14 तारीख को ये मनाली के पास में ही सिसु वैली है। मैंने इस जगह का नाम तो नहीं सुना था, लेकिन आज ही मुझे पता चला, तो ये मशहूर जगह होगी, लोग जाते होंगे। सिसु वैली में ये दोनों घूमने जाते हैं। फिर घूमने टहलने के बाद 15 मई को यानी बुधवार को ये कपल वापस आता है। वापस आने के बाद कुछ देर ये सुस्ताते हैं, रुकते हैं, और फिर रात को इस कपल में जो एक मेंबर है, यानी जो मेल मेंबर है, नौजवान लड़का, नाम है विनोद, वो रिसेप्शन पर आता है और कहता है कि अब हमारे चेकआउट का टाइम हो गया है, प्लीज़ मेरा जो भी बिलिंग है वो आप कंप्लीट कर दीजिए। तो जो रिसेप्शनिस्ट होता है वो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, उत्सुकता वश ये पूछता है कि अरे आप की वाइफ कहाँ है, क्योंकि उन दोनों ने अपने आप को हस्बैंड वाइफ के तौर पर ही इंट्रोड्यूस किया था। तो ये लड़का जवाब देता है कि मेरी वाइफ लेह चली गई है घूमने के लिए, और मैं भी बहुत जल्द उसको ज्वाइन करूंगा, उसके पास जाऊंगा। ये बातचीत होती है, लेकिन जो रिसेप्शनिस्ट होता है उसको थोड़ा सा इस नौजवान के जवाब पर थोड़ा सा शक भी होता है, थोड़ी आशंका होती है। उसकी वजह यह है कि हस्बैंड वाइफ, या मान लीजिए लव बर्ड्स भी कह लें, प्रेमी जोड़ा, ये घूमने के लिए आए हैं, और एक उसमें से कहीं और चली जा रही है, दूसरा कहीं और चला जा रहा है घूमने के लिए, ये स्टोरी। तो रिसेप्शनिस्ट के मन में ये खटका सा रहा, लेकिन उसने इससे ज़्यादा कोई सवाल जवाब उससे नहीं किया। इसके बाद वो विनोद कुमार का जो बिल है वो प्रिपेयर करने लगा, रूम रेंट, फूडिंग वगैरह का। और इतने में ये लड़का अपने कमरे में गया सामान लाने के लिए। तो वो अपने बैगेजेस, बिलोंगिंग्स सब लेकर बाहर आया, और जब वापस रिसेप्शन पर आया तो उसके पास एक बहुत बड़ा सा बैग था, मतलब ह्यूज सूटकेस। ये देखकर रिसेप्शन वाले को फिर से आशंका हुई, उसे थोड़ा खटका सा लगा कि यार इतना बड़ा सूटकेस, आते वक्त तो ये सूटकेस नहीं था। उसके मन में ये भी बात आई, लेकिन फिर उसे समझ में नहीं आया कि कैसे टोकें, कैसे पूछें। लेकिन फिर भी उसने हिम्मत जुटाकर पूछ ही लिया कि साहब इस सूटकेस में क्या है। तो उसने कहा अरे सामान है, सूटकेस में क्या होता है, बेवकूफ़ी वाले सवाल पूछते हो। तो रिसेप्शनिस्ट को उसने एक तरह से चुप करा दिया। लेकिन सच्चाई ये थी कि ये सूटकेस न सिर्फ बड़ा था बल्कि बहुत भारी था, और ये जो विनोद नाम का नौजवान है ये उस सूटकेस को उठा भी नहीं पा रहा था, घसीट रहा था किसी तरह से। रिसेप्शन पर बैठे शख्स की चिंता लगातार बढ़ रही थी, और इसके पीछे क्या वजह है आप बहुत आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि आजकल ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती हैं जिसमें कोई एक पार्टनर अपने दूसरे पार्टनर की हत्या कर देता है और लाश छुपाने के लिए सूटकेस का इस्तेमाल करता है। सूटकेस में भर के ले जाता है, कहीं फेंक देता है, जला देता है। इस तरह की बहुत सारी घटनाएं होती हैं, और टूरिस्ट स्टेशन पर तो, हिल स्टेशन पर तो इस तरह की घटनाएं और ज़्यादा होती हैं। तो वहाँ के लोग जो है ऑब्वियसली वक्त के साथ काफ़ी जागरूक हो चुके हैं, और होटल इंडस्ट्री वाले तो हो ही चुके हैं। तो वो सूटकेस पर कोई कंक्लूसिव आंसर, कोई ऐसा संतोषजनक जवाब इस लड़के की तरफ से रिसेप्शनिस्ट को नहीं मिलता है। इस बीच ये लड़का टैक्सी वाले को बुला लेता है, और टैक्सी वाला होटल के दरवाजे पर हाजिर हो जाता है। लड़का सूटकेस घसीटता हुआ, सारे बिल चुका कर, और भी जो बैग होता है वो सब लेता हुआ होटल से बाहर निकल आता है। रिसेप्शनिस्ट अब भी सोच रहा है, अब भी उसके मन में वो खटका है कि सूटकेस में क्या है, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसने अपनी बीवी को ही मार दिया।
ऐसा उसके मन में चल रहा है, लेकिन बोल नहीं पा रहा है। कैसे बोले? टैक्सी वाला आता है। अब टैक्सी वाला भी सूटकेस का साइज और उसका वजन, उसका जो वजन है वो देखकर घबरा जाता है। वो पूछता है, साहब इसमें क्या है? तो ये लड़का फिर से जवाब देता है, भाई सूटकेस में क्या होता है, सामान है, कपड़े हैं, ये क्या बेवकूफ़ी वाली बात कर रहे हो? तो दोनों को, रिसेप्शनिस्ट को और टैक्सी वाले को, वो लड़का जो है डपटने की कोशिश करता है। टैक्सी वाला कहता है, ठीक है साहब, सामान ही सही, आप रख दीजिए डिग्गी में। वो डिग्गी खोलता है, बट शॉकिंगली ये सूटकेस इतना बड़ा है कि डिग्गी में भी फिट नहीं होता। टैक्सी वाला अब कहता है कि देखिए साहब, डिग्गी में तो फिट हो नहीं रहा है, आप ऊपर रख दीजिए छत पर। अब ये लड़का जो है सूटकेस को ऊपर रखने की कोशिश करता है, लेकिन वो सूटकेस काफ़ी वजनी है, काफ़ी भारी है, और वो ऊपर चढ़ाने में उसकी सांस फूल जाती है, नहीं चढ़ा पाता वो। इतने में ये जो बाहर, होटल के बाहर, ये जो फियास्को वाला सिचुएशन है, मतलब एक तरह से जिसे कहते हैं ना कि एक ऐसी स्थिति जिसमें असमंजस के हालात हों, समझ में नहीं आ रहा हूं कि हाउ टू डील विथ, ऐसे में जो रिसेप्शनिस्ट है वो फिर से बाहर आ जाता है और उसे लगता है कि अब तो कन्फ्रंट करना ही चाहिए, पूछना चाहिए, थोड़ी सख्ती करनी चाहिए कि सूटकेस में क्या है। तो रिसेप्शनिस्ट आकर टैक्सी ड्राइवर से भी बात करता है और फिर इस लड़के को, जो सूटकेस लेकर जा रहा था, उसी के होटल का गेस्ट था, उसको जो है बहुत कड़ाई से पूछता है कि भाई आपको बताना पड़ेगा सूटकेस में क्या है, इतना वज़न तो कपड़े और सामान का नहीं होता, हम भी होटल में काम करते हैं, हमारे पास सैकड़ों लोग रोज़ आते जाते हैं। तो जब वो असर्टिवली, यानी जब बहुत जिसे कहते हैं ना कि पुख्ता तरीके से और स्पष्ट तरीके से जब टैक्सी वाला और होटल वाला इस नौजवान से सवाल जवाब करते हैं, तो ये नौजवान जो है वो घबरा जाता है और अचानक, बिल्कुल किसी फिल्म के सीन की तरह, ये नौजवान मौके से फरार हो जाता है, गायब हो जाता है। सूटकेस वहीं छोड़कर चला जाता है, सारे सामान छोड़कर चला जाता है। नौजवान बस भागता हुआ मनाली की वादियों में भीड़ में गायब हो जाता है। अब जब नौजवान गायब हो जाता है तो इनको लगता है कि, लग रहा है उनका शक सही है, सूटकेस में कुछ तो ऐसा है जो ये लड़का भाग गया, और जिस तरह से वो बिहेव कर रहा था। इन लोगों ने फौरन पुलिस को इत्तला दी। मनाली की पुलिस मौके पर पहुंची और उसने आकर बैग की तलाशी ली। बैग को खोला गया और खोलने के बाद जिस बात की आशंका थी वही बात निकली। सूटकेस में इस लड़के का जो पार्टनर है, वो लड़की, उसकी लाश अटी हुई थी और उसे बिल्कुल ठूंस करके उसमें बंद कर दिया गया था। पुलिस ने लाश रिकवर की, पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया और इसी के साथ मामले की जांच शुरू की। ये तो क्लियर है कि लड़के ने ही अपनी पार्टनर लड़की की हत्या की, लेकिन हत्या क्यों की ये फिलहाल एक राज है। इस बीच पुलिस को यह भी आशंका है कि शायद इस लड़की के साथ कत्ल के अलावा कोई सेक्सुअल अब्यूज भी हुआ है, यानी उसका शारीरिक शोषण भी शायद इस लड़के ने किया है। यह भी एक पहलू है उस मामले का। पुलिस अब मुस्तैदी से उस लड़के को ढूंढने में लगती है और कई घंटों की मशक्कत के बाद बुधवार और गुरुवार की रात को ही उस लड़के को मनाली की पुलिस अरेस्ट कर लेती है। वो बताता है कि उसका अपनी दोस्त, अपनी पार्टनर के साथ, जो वाइफ नहीं थी, उसके साथ किसी बात को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद उसने उसकी हत्या कर दी। और जब उसे कुछ नहीं सूझा कि कत्ल के बाद इस राज को कैसे छुपाए, तो वो सूटकेस में भरकर अपनी पार्टनर की लाश को वहाँ से ले जाना चाहता था। आगे वो कहीं उस लाश को डिस्पोज ऑफ करता, कहीं ठिकाने लगाता, लेकिन इससे पहले ही उसकी पोल खुल गई। अब मनाली पुलिस की तारीफ करनी होगी कि पुलिस ने मुस्तैदी दिखाई। एक मुलजिम जो मौके से भाग गया था, उसने शहर में नाकेबंदी करके अपने मुखबिरों की मदद से, या जैसे भी हो, वो पकड़ने में कामयाब हो गई। इस लड़के की पहचान जो है विनोद कुमार के तौर पर हुई है और वो दिल्ली के करीब ही एक जगह है पलवल, हरियाणा में, वहाँ का रहने वाला है और वहाँ डिलीवरी बॉय के तौर पर काम करता था। इस लड़के ने शुरुआती पूछताछ में ये बताया है कि जिस लड़की को वो लेकर आया था मनाली, वो लड़की उसकी 3 साल पुरानी फ्रेंड है। 3 साल से वो एक दूसरे के रिलेशन में है, बातचीत भी होती है और लड़की कभी कभी उससे मिलने आती है। और लड़की जो है पलवल की नहीं है, बल्कि दिल्ली से या पलवल से काफ़ी दूर मध्य प्रदेश की है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की। इस लड़की से विनोद कुमार की मुलाकात तकरीबन 3 साल पहले सोशल मीडिया के जरिए हुई थी और इसके बाद दोनों एक दूसरे के संपर्क में रहे और दोनों अक्सर मिला करते थे और अलग अलग जगहों पर घूमने फिरने और मस्ती करने जाते थे। इससे पहले दोनों मनाली भी जा चुके थे, मनाली भी घूम कर आ चुके थे, लेकिन इस बार फिर वो मनाली गए थे सैर सपाटे के लिए। लेकिन इसी बीच दोनों के बीच में कोई ऐसी बात हुई कि लड़के ने उसकी हत्या कर दी। वो क्या बात है, पुलिस फिलहाल इंटरोगेट कर रही है लड़के को। जो एलिजेड किलर है, यानी जो मुलजिम है,
उसे तो पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है, अब उससे कहानी ही जाननी है जिस कोशिश में पुलिस लगी हुई है। लेकिन इस घटना में कुछ एक ऐसे कोइंसिडेंस हैं जिसकी तरफ ध्यान जाना या देना बहुत ज़रूरी है। एक तो ये कि अजीब कोइंसिडेंस ये है कि हत्या जो है कमरा नंबर 302 में हुई है, और कमरा नंबर 302 इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 302 आमतौर पर कत्ल की धारा के तौर पर IPC 302 का जिक्र होता है, इस्तेमाल होता है। और दूसरा ये कि ये एक ऐसा मोडस ऑपरेंडी है कातिलों का सबूत मिटाने का जो अब बहुत कॉमन हो चुका है, और इसी वजह से उस होटल के जो मुलाजिम हों या टैक्सी ड्राइवर हों, उनके मन में इस सूटकेस को लेकर जो है एक खटका सा, एक शक सा था, और उन्हीं की चौकसी की वजह से, उन्हीं के मन में वो खटका होने की वजह से कत्ल के इस मामले का वक्त रहते खुलासा हुआ और कातिल को पुलिस पकड़ने में कामयाब हो पाई। आगे इस स्टोरी में जो भी अपडेट होगा, मर्डर मिस्ट्री के पीछे का जो रीज़न सामने आएगा, उस लड़की की पहचान और उसके बारे में और जो जानकारी मिलेगी, मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को यहीं इसी प्रोग्राम में अपडेट करूं, बताऊं। अब आइए आपको एक दूसरा वाक़या सुनाता हूं। ये दूसरा वाक़या जो है मुंबई के पास का है, जगह है मीरा भाईंदर वसई विरार। मीरा भाईंदर वसई विरार एक एरिया है, और अलग अलग एरिया है बेसिकली, लेकिन ये सारे एरियाज़ जो है एक दूसरे से सटे हुए हैं, और इसकी एक पुलिस की अलग से यूनिट है। तो मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस की जो क्राइम ब्रांच है, उस क्राइम ब्रांच ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। कत्ल के एक मामले में 24 साल बाद, आधी उम्र मुझे लगता है किसी इंसान की, या समझ लीजिए आधी अगर नहीं भी तो कम से कम पौना उम्र तो कहेंगे ही, निकल जाती है 24 साल में। तो 24 साल बाद एक कातिल को वहाँ की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो ये पहले जल्दी से घटना बताता हूँ। ये घटना है 5 अक्टूबर 1997 को इसी मीरा भाईंदर वसई विरार के इलाके में एक अपार्टमेंट में रहने वाले दो नौजवान धर्मनाथ रमाशंकर पांडे और प्रमोद कुमार सुताराम पांडे, ये दो नौजवान मिडनाइट को अपनी ड्यूटी पूरी कर अपने घर लौट रहे थे और इसी अपार्टमेंट में रहते थे, इस अपार्टमेंट के अंदर जा रहे थे। तभी उस अपार्टमेंट में रहने वाले 3 और लड़के रात को अपार्टमेंट के गेट के पास एक जो नाला बहता है, उस नाले में कुछ कूड़ा डाल रहे थे। कूड़े के भरे हुए पैकेट्स जो है वो फेंक रहे थे, डाल रहे थे। और इत्तेफाक ऐसा हुआ कि उन 3 लड़कों ने जब कूड़े से भरा हुआ वो पैकेट उसमें फेंका नाले में, तो नाले से गंदे पानी का छींटा बाहर आया, और बाहर आने के बाद ये 2 पांडे बंधु जिनका मैंने जिक्र किया, प्रमोद कुमार और धर्मनाथ रमाशंकर, इन 2 लड़कों के ऊपर गंदे पानी का छींटा लगा। अब आप समझ सकते हैं क्या हुआ होगा। दोनों पांडे बंधु जो है वो चिढ़ गए, नाराज़ हो गए, और कूड़ा फेंकने वाले इन 3 लड़कों के साथ जो है उनकी कहासुनी शुरू हो गई। कहासुनी इतनी बढ़ी कि वो मारपीट में तब्दील हो गई, और मारपीट इतनी बढ़ी कि ये जो 3 लड़के थे वो इन 2 पांडे बंधुओं पर भारी पड़े। वहाँ कुछ डंडे रखे हुए थे जिस जगह पर इन 5 लोगों की लड़ाई हो रही थी, और ये 3 लोगों ने डंडे से दोनों पांडे बंधुओं को इतनी बुरी तरह से पीटा कि उनमें से एक धर्मनाथ की जान जो है वो मौके पर ही चली गई, उसके अपार्टमेंट के गेट पर ही चली गई। और ये सब कुछ हुआ आधी रात को, किसी को इसके बारे में पता नहीं चला। जो दूसरा शख्स है पीड़ित, उसने किसी तरह से अपनी जान बचाई, वहाँ से भागने में कामयाब रहा, उसने अपना इलाज करवाया, और इधर हत्या हो चुकी थी तो तीनों लड़के भी भाग गए। थोड़ी देर बाद लोगों को मौके पर पड़े हुए धर्मनाथ के बारे में पता चला, तब तक उसकी जान जा चुकी थी। पुलिस आई, पुलिस ने मर्डर का केस रजिस्टर किया और तीनों आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। पुलिस को लगा कि जल्द ही वो इसमें कामयाबी भी पाएगी, लेकिन हुआ ये कि एक किलर जिसका नाम विजय सिंह है, उसे तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन पन्ना नाल और राजेंद्र पाल नाम के 2 और लड़के थे जो इस मारपीट में शामिल थे, जिन्होंने हत्या की थी, ये दोनों फरार हो गए, और ऐसे फरार हुए कि सालों साल पुलिस को ढूंढे नहीं मिले। अभी मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस की जो क्राइम ब्रांच है, उसमें कोल्ड केसेस को सॉल्व करने की एक अलग से यूनिट है। उस यूनिट के पुलिस वालों ने कोल्ड केसेस की जो फाइल है उसको एक्सप्लोर करना, देखना शुरू किया, और उन्होंने इस केस को फिर से रिविजिट किया ताकि इस केस में जो 2 फरार आरोपी हैं उनको ढूंढने में वो अपनी कोशिश करे, अपना जोर लगाए और उन्हें गिरफ्तार करे। और इसका नतीजा ये हुआ कि पुलिस टीम को पन्ना लाल नाम के एक आरोपी के बारे में जानकारी मिली, उसके लोकेशन के बारे में पुलिस को पता चला। तो
जो मीरा भाईंदर वसई विरार की पुलिस है वो उस लोकेशन पर पहुंची, वहां छापेमारी की गई, लेकिन वहां पर पन्नालाल नहीं था, गायब था। अब जो भी पुलिस का इन्फॉर्मर था वो वाकई बहुत सिंसियर इन्फॉर्मर था, वो सूत्र, वो मुखबिर पुलिस का बहुत अच्छा था। जब वो रेड नाकाम हो गई तो उस इन्फॉर्मर ने पुलिस को बताया कि ठीक है, आप फिक्र मत कीजिए, हम पन्नालाल के बारे में आपको एग्जैक्ट जानकारी देंगे, सटीक इन्फॉर्मेशन देंगे। और वो मुखबिर जो है बिल्कुल सही था। उसने इस बार पन्नालाल के बारे में बिल्कुल पिक्चर परफेक्ट जानकारी मुंबई पुलिस को दी, और ये जानकारी थी कि पन्नालाल राजधानी दिल्ली में कहीं छुपा हुआ है और कत्ल की घटना के बाद से ही वो वहीं रह रहा है, वहीं माइग्रेट कर गया है, और उसके मुंबई वाले इस सच के बारे में किसी को पता नहीं है। अब उसका एड्रेस, उसकी सारी जानकारी मुंबई पुलिस को मिल चुकी थी। मुंबई पुलिस की एक टीम जब दिल्ली पहुंची तो वाकई उन्हें पन्नालाल मिला। हुलिया, शक्ल, सूरत सब कुछ काफ़ी बदल चुका था, और वो दिल्ली में क्या कर रहा था पता है? मोमो बेच रहा था। मुंबई में कत्ल करके दिल्ली में आकर मोमो बेच रहा था। 24 साल बाद इस मोमो विक्रेता को, कत्ल के पुराने आरोपी को, मीरा भाईंदर वसई विरार की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। और इस तरह से आप ये कह सकते हैं कि कातिल ने बड़ा जोर लगाया, बड़ी कोशिशें की, लेकिन आखिरकार उसका भेद खुला और वो सलाखों के पीछे भी पहुंच गया। एक जो और आरोपी है राजेंद्र पाल, उसके बारे में अभी फ़िलहाल कोई जानकारी नहीं है। अगर कोई और अपडेट इस केस में भी आता है तो मैं आप सबको बताऊंगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये दोनों स्टोरीज़ जो है काफ़ी न्यूज़ी है, हो सकता है कि बहुत ट्विस्ट एंड टर्न्स इन केसेस में ना हो, लेकिन इन दोनों ही केसेस में मैसेजेस छुपे हुए हैं। तो पहले केस का मैसेज तो मेरे हिसाब से ये है कि सजग सतर्क रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अपनी सुरक्षा के लिए भी, और किसी क्राइम को रोकने या किसी क्राइम को तुरंत बेनकाब करने के लिए भी। तो लड़की, ऑब्वियस सी बात है, किसी ऑनलाइन फ्रेंड के साथ इस तरह से जा रही थी और उसने अपनी सेफ्टी का ख्याल नहीं रखा, उसकी कीमत उसको जान देकर चुकानी पड़ी। और दूसरा, होटल वालों की और टैक्सी ड्राइवर की तारीफ़ करनी होगी जिसने उस केस को सॉल्व करने में पुलिस की मदद की, बहुत मुस्तैदी दिखाई। और इस केस में मैं ये कहना चाहूँगा कि फिट ऑफ रेज यानी गुस्से में किया गया अपराध कई बार किसी इंसान की पूरी ज़िंदगी तबाह कर देता है। तो ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए, अपने गुस्से पर काबू पाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आदमी ऐसा नहीं कर पाता है तो इसकी बहुत भारी कीमत उसे चुकानी पड़ती है और फिर रोने के सिवाय कुछ बचता नहीं है। तो ये थी आज की दोनों कहानी, और इस पेशकश को ख़त्म करने से पहले आइए कुछ कमेंट्स जो मेरी प्रीवियस स्टोरी में आप लोगों ने किए हैं, मैं उनमें से कुछ कमेंट्स और कुछ लोगों के नाम पढ़ने की कोशिश करता हूं। आपको इससे पहले मैंने जो कहानी सुनाई थी, मैंने आपको बताया था कि किस तरह से दिल्ली पुलिस के एक ऑफिसर की मेहनत की वजह से 17 साल बाद कत्ल के आरोपी एक मुलजिम को पुलिस ने पकड़ने में कामयाबी हासिल की। इस मामले में पुलिस का जो इन्वेस्टिगेशन है वो वाकई जानने सुनने लायक है, क्योंकि कैसे कड़ी दर कड़ी जोड़कर पुलिस 17 साल बाद किसी को पकड़ने में कामयाब हुई, ये अपने आप में एक वर्दी स्टोरी टू लिसन है, सुनने वाली है। तो आप लोगों को ज़रूर वो कहानी सुननी चाहिए, ये मेरा सुझाव है और गुजारिश भी। आइए कुछ कमेंट पढ़ते हैं। स्वीट प्रीत के नाम से हमारी एक दर्शक है, उन्होंने कमेंट किया है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और उन्होंने विश भी किया है, मतलब बेस्ट विशेस जिसे कहते हैं, थैंक यू वेरी मच। दिल्ली पुलिस के अधिकारी रमेश कुमार की तारीफ़ की है। जेके चांडेगड़ा जूनागढ़ से हैं हमारे दर्शक। होमी राय हमारे रेगुलर लिसनर हैं। आलोक ने भी कमेंट किया है, बहुत स्वागत आपका। हमारे दर्शक हैं राजू अरोड़ा जम्मू से, इन्होंने लिखा है कि आप खुश रहो, आबाद रहो, चाहे हैदराबाद रहो। क्या बात है, छोटी सी तुकबंदी है लेकिन दिलचस्प है। जीबीएन के नाम से एक आईडी है, इन्होंने कहा है कि आपकी कहानी का रोज़ इंतज़ार रहता है। एल के फैशन के नाम से हमारे एक दर्शक हैं, उन्होंने भी कमेंट किया है, स्वागत आपका। सोफिया सनी का कमेंट है। संदीप रोज़, इन्होंने भी दुआएं दी हैं। होशियार गढ़ा का कमेंट है, और इन्होंने भी कुछ शेर शायरियाँ लिखी हैं, तो इन्होंने कहा है कि प्लीज़ वो पढ़ूं ज़रूर, तो चलिए पढ़ता हूँ। हताश निराश क्यों है तू, ये वक्त भी बदलेगा, आएंगे वो जो चले गए छोड़कर, ये वक्त भी बदलेगा। कब तक रोएगा अपनी नादान गलतियों पर, कर परिश्रम गलतियों पर, ये वक्त भी बदलेगा। वाकई बहुत अच्छी पंक्तियां हैं, अगर मैं यहाँ पर नहीं पढ़ता तो मिस करता, क्योंकि ये पंक्तियां बड़ी ही पॉजिटिविटी से भरी हुई है। और मुझे लगता है कि अगर कोई भी आदमी डिप्रेशन में हो, डिप्रेस्ड हो, तो या कहीं पर भी जीवन में निराश हो रहा हो, तो उसे इस तरह की पंक्तियों से एक नई ऊर्जा तो मिलती ही है, हिम्मत नहीं हारने की बात और सीख याद तो आती है। दीपक हीरा ने भी कमेंट किया है, बहुत स्वागत आपका। शिवम ध्रुव छत्तीसगढ़ से रेगुलर लिसनर हैं हमारे। सुहेल काजी ने भी कमेंट किया है।
सुरभि स्टार, इन्होंने थैंक्स सुप्रतिम दा लिखा है, बहुत बहुत स्वागत आपका। आर के एन जे के नाम से एक आईडी है। अंसारी हुजैफा का कमेंट है। कमलेश कुमारी ने भी कमेंट किया है। फातिमा अंसारी बनारस से हैं और मुझे भैया कहती हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका और मैं अपने आप को लकी महसूस करता हूं फातिमा। प्रदीप भाम्बू जी ने भी कमेंट किया है और इसके अलावा विजेंद्र सिंह जी हमारे रेगुलर लिसनर हैं। केतन है और उन्होंने लिखा है कि वर्षों के बाद ये कमेंट है और ढेर सारा प्यार नेपाल से, बहुत बहुत स्वागत आपका। उमेश भूंया जी है हमारे होम स्टेट से। उद्रेश भिंड, मरियम मोहम्मद, विनय नासवाले जी, डिजॉय व्लॉग्स और योगा विथ विकास दास, ये रुड़की उत्तराखंड से हैं। तो खैर और भी बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है। सारे कमेंट्स एक दिन में नहीं पढ़ सकता, कोशिश करूंगा कि कल फिर हाजिर हूं। हर दिन जो है मेरे लिए अभी थोड़ा सा चैलेंजिंग है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि शमसर के नहीं होने की वजह से थोड़ा सा काम का बोझ ज़्यादा है। तो एनीवे मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को निराश न करूं, क्योंकि जो भी लोग मेरा ये शो या प्रोग्राम देखते हैं वो बहुत मुझे प्यार देते हैं और बहुत मान देते हैं और बहुत शिद्दत से कहते हैं कि मुझे मिस नहीं करना है। तो वो चीज़ मुझे हमेशा याद रहती है, तो मैं कोशिश करूंगा। एनीवे थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। मैं फिर हाजिर होऊंगा किसी और कहानी, किसी और वाकई के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।